नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ धनबाद झारखंड की एक कहानी, साल 2004 की। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संजय। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर संजय के ही शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं जो ये कहानी सुना रहा हूँ ना, ये कहानी मेरे साथ भी घटी हुई मेरे ही गांव का मेरा ही दोस्त के साथ में। ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। हालांकि मैं गांव का देहात का रहने वाला था। कई हमारे गांव के लोग बताते रहते थे कि बेटा उस पेड़ के पास में रात में मत जाना। मैं उनकी बात पर मजाक उड़ाता था। मैं जाता भी था रात के टाइम में। मुझे तो आज तक कभी अपने गांव के आसपास में भूत प्रेत कभी नहीं दिखाई दिए। मुझे यकीन नहीं होता था। मैं पढ़ा लिखा था ना, मैं इन बातों को महत्व देना बंद कर दिया था। लेकिन जो होनी होती है ना, वो हो करके रहती है। अब मैं आता हूँ मेन कहानी पर। मैं लगभग 26 साल का हो चुका था। अब मेरी शादी हो जाती है। अब मेरा ही घर का पड़ोसी लड़का, जिसका नाम था अरुण। वैसे वो 3 भाई थे। तीनों भाई पिता के साथ कारोबार में थे। अपना ही छोटा मोटा कारोबार था। सब लोग मिल के करते थे। लेकिन कभी कभी अरुण मेरे पास में आता था। मैं उस टाइम अपना खेती बाड़ी में रुचि रखता था। मेरा कुछ बगीचा था, कुछ हमने खेती बाड़ी भी कर रखा था और उसी से हमारा काम धाम मस्त चलता था। पिताजी बाहर में रहते थे, नौकरी थी उनकी, तो हमें खास नौकरी की बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी इच्छा भी थी कि मैं अपने गांव में ही रह करके खेती बाड़ी करूं और उसी से मैं अपना कमाई वगैरह करूं। और जो कि मैं कर रहा था, मुझे अपना काम में बहुत ही आनंद आता था। अब मैं आता हूं कहानी का जब शुरुआत होती है। ये जो मेरा पड़ोसी लड़का था ना अरुण, मेरे ही बराबर उम्र का था। अब बचपन से एक साथ खेलते हुए पढ़ाई करते हुए अब दोस्ती तो हो ही जाती है। और वो भी पड़ोसी, कोई दूर का नहीं था। लेकिन वो 3 भाई थे। पिता का कारोबार था, लड़का भी जाता था, ये भी जवान था, मेरी ही उम्र का था, तो अपने पिता के कारोबार में जाता था। लेकिन उसको वहाँ पर वो महत्व में नहीं मिलता था जो दोनों भाइयों को मिलता था। ये छोटा था, भाइयों में सबसे छोटा था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। अब इसकी भी उम्र हो चुकी थी, मेरे ही उम्र का था। 25-26 साल का ये भी हो चुका था। इसकी भी इच्छा थी कि भाई अब मेरे भाइयों की शादी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, मेरा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन शर्म लिहाज, आखिर बोले तो अपने परिवार में किससे बोले, शर्माता बहुत था। अपने दिल की बात वो मुझे बताता था। मेरे खेत पर आता था, मेरे बगीचे में आता था। और जब वो निराश होता था, मैं उसके चेहरे पर उदासी देखता था। मैं कहता था, अरुण तुम काम पर नहीं गए? और तब कहता है, भैया क्या करूं काम पर जा करके, मेरा तो उस घर में कोई महत्व नहीं है, इज्जत ही नहीं है। मैं उससे पूछता था तो वो टाल जाता था। मैं पूछता था, आखिर बात क्या है, किससे तुम्हारी अनबन है, तुम्हारे भाइयों से है या तुम्हारे पिताजी से है? तब कहता, छोड़ो ना भाई, घर की बात है, बाहर में ढिंढोरा पिटना ठीक नहीं है। मैं जानता था वो भी पढ़ा लिखा लड़का था, अपने घर का इज्जत बाहर में बताना सही नहीं समझ रहा था। मैं उससे पूछता था कि क्या कमी है भाई, तुम लोग तो पैसे वालों पार्टी हो भाई, तुम्हारा शहर में अपना कारोबार है, दुकान है और उसे सबका बढ़िया से काम चलता है, तो तुम्हें परेशानी क्या है? अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई दुकान में महत्व नहीं देते हैं तो तुम्हें क्या, अपना आराम से बैठ के अपना खाओ पियो, ऐश मौज करो, गांव घूमो, और क्या है। लेकिन उसकी आकांक्षाएं जो थी, जो कहते हैं ना, सपना उसका बहुत बड़ा बड़ा था। वो कभी कभी अपने सपने के बारे में बताता था कि संजय भाई, मेरी जो इच्छा है ना, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करूँ, अपना नाम को आगे बढ़ाऊँ। मेरा यही सपना है। लेकिन लगता है नहीं है कि इस जन्म में मेरा ये सपना पूरा होगा। और अपने शादी की इच्छा भी जाहिर करता था। कहता था कि देखो संजय भाई, आपकी भी शादी हो गया, देखो हमारे भाइयों की शादी हो गया, और भी जो गांव के लड़के हैं हमारी उम्र के, सबका हो गया। लेकिन मेरे पिता को परवाह नहीं है मेरी शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं उसकी बात को समझता था,
उसकी दर्द को मैं समझता था, समझाता था। मैं कहता था कि देखो, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। मेरी भी शादी हुई, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी कहाँ होने वाली है। जब रिश्तेदार आ जाते हैं तब सब कुछ तय हो जाता है। तुम भी चिंता मत करो, तुम्हारी भी पत्नी कहीं ना कहीं होगी। जब वो समय आएगा, जब टाइम आएगा, तो देखना अपने आप रिश्ता हो जाएगा। लेकिन इस बात को कहे हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। जब भी वो लड़का उदास होता था ना, जब उसके कुछ घर में क्लेश होता था या वो दुकान पर जाता था अपने कारोबार में, वहाँ पर कोई उसको कुछ बात बोल देता था, उसको बर्दाश्त नहीं होता था। तब वो अपने दुकान पर जाना छोड़ देता था, गांव में रहने लगता था। मेरे पास में आता था, अपनी दुख भरी कहानी कुछ न कुछ सुनाता था। मैं फिर पूछता था, लेकिन वो टाल जाता था, कहता भैया रहने दो ना, घर की बात है। मैं कहाँ इस बात का ढिंढोरा पीटूं। मैं समझाता था, आखिर तुम चाहते क्या हो। वो सीधा उसका अपना सपना बताता था कि भैया अगर मेरे पास में पैसा होता ना, तो मैं अपना खुद का काम करता। मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। मेरे दुकान में जो काम करता है, देखो अब वहाँ तो मेरे बड़े बड़े 2 भाई हैं, पिता हैं, अब वहाँ मेरी दाल तो गलती नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। लेकिन कोई मेरी बात को सुन के राज़ी नहीं है। ना मेरे पापा मुझे कुछ पैसे देते हैं और ना मेरे भाई इस बात को सुनते हैं। मैं उसको दर्द को समझता था और कहता, देखो बात तुम सही कह रहे हो अरुण, लेकिन अपने आप में बिजनेस करना, मैं तो कहूँगा कि अपने पिता के पास ही रहो। मैं उसको जहाँ तक होता था समझाने की कोशिश करता था। फिर वो रोने लगता था शादी के बारे में। कहता भैया मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी भी हो जाएगी। अब मैं ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेकर के। वहाँ पर ससुराल वाले में हमारे जो ससुर थे, उनके चचेरे भाई वगैरह थे, वो लड़के के तलाश में थे। वो बात मेरे कान में डाल दिया कि अरुण बेटा, कोई तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो ना, आओ तब बिटिया की शादी करनी है। मैं उस टाइम तो मना कर दिया, मेरी समझ में कोई था नहीं। अचानक अरुण का ध्यान आ गया। अरुण भी तो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, अपना कारोबार करना चाहता है। मैं अब सच कहूँ ना कि मैं अपने उस लड़के के बारे में सोचने लगा। अब मैं सोचते सोचते मैं अपने जो ससुर थे उनके कान में बात डाल दिया। देखिए हमारे गांव में हमारा पड़ोसी लड़का है, उसका नाम है अरुण। दोनों भाइयों की शादी हो गई। मैं पूरी कहानी बता दिया। बड़ा खुश हो गए। क्या वो लड़का तैयार है शादी के लिए? यानी कि देखो, लड़के के तैयार होने से नहीं होता है, उसके माता पिता हैं, उसका परिवार है। अगर आपकी इच्छा अपने बेटे की शादी करना, तो जाओ उनसे मिलो। खाते पीते घर है, पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं है। अब जब मैं बोल दिया तो कहते हैं भाई चल के मिलो आओ। मैं इस नेक काम करने के लिए राजी हो गया था। मैं अपने ससुर को और उनके जो भाई साहब थे लेके आया। 4-5 लोग आए थे वहाँ से, हमारे गांव ससुराल से, उनके घर पर ले गया। अब सब कुछ बातचीत हो गया। अब वो लोग खुश हो गए थे। अच्छा भला परिवार था, लड़का भी देखने में सुशील था, गोरा चिट्टा था, कोई कमी नहीं थी। आखिरकार रिश्ता तय हो जाता है। तय हो जाने के बाद वो मुझसे पूछते थे, अगर उस घर में कोई कमी बेसी हो तो अभी भी टाइम है, कुछ अगर बात हो तो बता देना। मैं कहता था भाई देखो, मैं बाहर का तो बता सकता हूँ, लेकिन अंदर किसके घर में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, और ना मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। आप अपनी तरह से टटोल लो, हर चीज़ को जांच लो, परख लो, और तब अपनी बिटिया की शादी करना। रहा लड़के की बात, मैं सब कुछ उनके आगे रख दिया था। लड़का मेरा दोस्त है, मैं उसके हालात जानता हूँ, मेरे पास में आके बैठता है, सब कुछ बताता है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। उसके सपने भी ऊंचे ऊंचे हैं, सब कुछ बता दिया था मैं। आखिरकार उस लड़के की, अरुण की शादी धूमधाम से हो जाती है। बड़ा खुश था मैं, उसकी खुशी देख रहा था। जब शादी हुआ तब मेरे पास में आया, तब कहने लगा, संजय भाई सब कुछ आपकी मेहरबानी से हुआ है। ना तो आप रिश्ता ले आते और ना मेरी अभी शादी होती। मेरी पत्नी जैसा मैं सोचता था वो उतनी ही खूबसूरत है। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। तब मैं मुस्कुराता था, अरे भाई चल के कभी पार्टी वार्टी दे देना। बड़ा खुश हो गया था। खैर कहानी यहाँ से ये स्टार्ट होती है। अब उसके परिवार में जो चल रहा है मैं तो अंदरूनी बात जानता नहीं था। वो अपने
काम में जाता था जहाँ उसके भाई पिता काम करते थे, लेकिन वहाँ पर उसको भाव मिलता नहीं था। वो चाहता था कि मेरी भी जिम्मेदारी कुछ दिया जाए, लेकिन जिम्मेदारी उसको परिवार के लोग देते नहीं थे। बस आता था जाता था, कोई पूछता नहीं था। वो परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा कि भाई अब तो मेरी शादी ब्याह हो गया है, अब मुझे महत्व नहीं देंगे तो कब देंगे। अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए अपने पिता से बात करता है और तब पिता उसको डांट देते हैं, कहते हैं इतना बड़ा नहीं हो गया है, अभी तेरे दोनों बड़े भाई हैं, मैं खुद अभी हूँ, तू कैसे जिम्मेदारी लेगा। अब उसको डांट तो दिए कि चल बाद में देखेंगे, और जो कर रहा है उसको करते जा। ये सब बातें उनको प्यार से समझाया गया डांट करके, और तब उसको बुरा लग गया था, दिल में बात अपना बिठा लिया था। मैं अपने बगीचे में था, दोपहर का टाइम था, तब मेरे पास में आता है। मैं कहता हूँ भाई बात क्या है, तेरा चेहरा लटका हुआ है। और तब कहता है संजय भाई अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ कि कुछ तो बता, तभी तो मैं समझ पाऊँगा। कहता है कि देखो भाई अब तो मेरी शादी हो गई, मैं चाहता था कि जैसे भैया की जिम्मेदारी मिली है दोनों भाई को, अब उसमें मेरी भी जिम्मेदारी मिले, लेकिन पिता तो मेरी बात को मानते ही नहीं है। कहते हैं नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, अभी तो जिम्मेदारी को संभालने लायक हुआ नहीं है। क्या मैं अनपढ़ हूँ, क्या मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। मैं उसकी बात पर अब गौर करने लगा था। लड़का तो अपनी जगह पर सही था, आखिरकार उसको भी जिम्मेदारी तो उस जगह पर देना चाहिए था, लेकिन अब अंदरूनी बात थी और मैं अंदर इतना जाने की कोशिश नहीं करता था। मैं कहने लगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ काबू में आ जाएगा, जैसे तेरा शादी हुआ तेरे पिता जिम्मेदारी भी दे देंगे, अब शांत रह, और जब तक तो अपना खेल कूद, अभी तो खेलने खालने का तेरा उम्र है, अपनी पत्नी को ले जा कहीं घुमा फिरा किसी शहर में, किसी हिल स्टेशन पर। और तब कहता है भैया पैसा कहाँ है, पापा पैसा देंगे तभी तो। खैर मैं उसको समझा के भेज दिया था कि भाई अभी मौज ले, अभी तो तेरे पास में बहुत वक्त है। लेकिन वो लड़का जो मन में ठान लिया था ना, वो अपना सपना पूरा करना चाहता था। उसको लगता था कि ये तो मेरे परिवार के लोग मुझे कुछ देने से रहे, कोई जिम्मेदारी मुझे दे नहीं रहे हैं, तो अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो मुझसे कटने लगा था, मेरे पास बहुत कम आया करता था। अब उसके अंदर में क्या चल रहा था मुझे कुछ नहीं मालूम था। वो अपने ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेकर के, और ससुराल वालों से कुछ पैसे उधार लिया था, कुछ लाख रुपए उसने उधार लेकर के, और अपना सपना बताया था कि मैं शहर में जा कर के अपना एक छोटा मोटा कारोबार जैसे मेरे पिता करते हैं मैं भी करना चाहता हूँ। ससुराल के लोग मान गए थे कि जा बेटा तू कर, अपना कारोबार को आगे बढ़ा। और इसके बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके वो शहर चला गया था, पास के शहर में। वहाँ पर अपना एक दुकान लिया, घर लिया किराए को। अब उसको लगा कि जब मैं सेटल हो जाऊँगा तब अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊँगा। अपना जो अरमान था वो तो पूरा करने लगा था, और उसका काम कुछ दिन तक तो सही चला था। और इसके बाद काम में बाधा रुकावट सब कुछ होने लगा था, नुकसान होने लगा था। लाखों रुपए अपने ससुराल से लेके आया था उधार समझ करके। अब उसको लगने लगा कि भाई ये पैसा मैं ससुराल वाले को सही टाइम पर लौटाना है, और नहीं तो फिर मेरी इज्जत क्या रहेगी। लेकिन पैसा तो सब कुछ नुकसान हो गया, अब मैं करूँगा क्या, ये मेरा कारोबार तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा। बहुत ही परेशान रहने लगा था, दारू पीने लगा था, घर आता नहीं था, पत्नी उसकी इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन उसको अपनी पत्नी का परवाह नहीं था, बस इज्जत की परवाह थी कि वो लाखों रुपए जो मैं अपने ससुराल से लिया था, ससुर से लिया था, उसको मैं कैसे लौटाऊंगा। इस चिंता में डूबा रहता था, तरह तरह का उपाय मन में सोचता रहता था। और तब वो गलत रास्ते पर चला जाता है। गलत रास्ता ये नहीं कोई चोरी डकैती कोई ऐसा कुछ नहीं, वो भटक करके अब ऐसी जगह में चला जाता है जो तंत्र मंत्र का दुनिया होता है। तंत्र मंत्र के दुनिया में वो घुसता जाता है। अब तरह तरह के बाबाओं से मिलता है कि भाई मेरा कारोबार समाप्त हो गया है, मैं नुकसान में हूँ, कुछ आप लोग कीजिए, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र दीजिए, कुछ मेरे साथ में कीजिए, कुछ चमत्कार हो जाए ताकि मेरा कारोबार चल पड़े और ये पैसा जो मैं नुकसान उठाया हूँ उसको पा भी सकूँ। अब जो भी बाबा से मिलता था
कोई उसको कुछ ना कुछ बताता था, कोई भगा देता था। लेकिन आखिरकार उसको ऐसा कुछ चीज़ मिल गया था, तंत्र मंत्र मिल गया था। और वो जो बाबा उसको दिए थे, कहने लगे भाई देखो अब इसको तुम्हें सिद्धि करनी पड़ेगी। उस बाबा ने अरुण को बताया था कि देखो बेटा, ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ तुम्हारी फरमाइश पर, और तुम बहुत परेशान हो, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, नहीं तो मैं ये मंत्र किसी को देता नहीं हूँ। ये मंत्र को तुम्हें जाप करना पड़ेगा, जा कर के शमशान में सिद्धि करना पड़ेगा, और तब जा कर के तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। लेकिन वो जो भी शक्ति है अब किसी न किसी रूप में तुम्हें आएगी, तुम्हारे पास में आएगी। उसका खातिर बातिर, उसकी इच्छा का पूर्ण करना तुम्हारा काम है। देखो वो खूबसूरत महिला भी हो सकती है, खूबसूरत लड़की भी हो सकती है, और कोई कुछ अलग भी हो सकता है। बाबा ने सब कुछ उसको समझा बुझा करके तब वो मंत्र को दिया था। अरुण ने वादा किया था कि बाबा जी मैं सब कुछ करूँगा, अगर वो महिला होगा तो मैं उसका आदर करूँगा, लड़की होगी तब भी मैं उसका आदर दूंगा, वो बूढ़ी होगी तब भी मैं अब उसको आदर दूंगा। अब इसके बाद वो तंत्र मंत्र शमशान में जा कर के महीनों तक लगे रहते हैं। आखिरकार अब उनको सिद्धि मिल जाती है बाबा के आशीर्वाद से। आज जब वो सिद्धि उनको मिल जाती है तो आखिरकार शक्ति तो आना चाहिए, शक्ति नहीं आती है। बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी से फिर बात करते हैं कि बाबा जी मैंने सिद्धि तो प्राप्त कर ली, जो से आपने बताया था उतना मंत्र मैं सब कुछ जाप कर लिया, लेकिन वो जो चीज़ मेरे पास में आने वाली थी अभी तक तो उसका दर्शन नहीं हुआ। तब बाबा जी कहने लगे कि देखो अब तुम्हें शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पर रहो, वो तुम्हें जरूर संपर्क करेगी, तुम्हारे पास जरूर आएगी, तुम इसका इंतज़ार करना। देखो वो किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार कभी मत करना। जो वो चाहे, जो डिमांड रखे तुम्हें देना पड़ेगा, और वो तुम्हारे पास में आ जाएगी ना, फिर तुम्हारा कारोबार बिल्कुल सही होने लगेगा। अब जो अरुण थे इंतज़ार करने लगे 10 दिन, 15 दिन, अब महीना दिन। और उधर गांव में उनकी जो पत्नी थी, अरुण की पत्नी जो मेरे ही ससुराल की थी, वो बेचारी परेशान रहने लगी, क्योंकि अरुण तो गए थे कारोबार करने के लिए, लौट के आने थे, और उनके जो भाई थे वो भी अब खोज खबर करने लगे कि आखिर गया कहाँ पर। वो तो गया था कारोबार करने के लिए, अब वो एक तरह से उसको आजमा रहे थे कि आखिरकार ये कारोबार कर भी सकता है कि नहीं अकेले। अब अपना परिवार को कैसे भाई कोई छोड़ सकता है, आजमा रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। और आखिरकार जाते हैं भाई वहाँ पर अरुण के पास में, तो अरुण का कारोबार तो ख़त्म हो चुका था, जो बिजनेस कर रहे थे। भाई कहते हैं कि चल तूने अब देख लिया ना, तू इस लायक अभी बना नहीं है, तुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अरुण भी अपने जीत पर थे, कहने लगे भैया आप लोग जाओ, जब मैं आपसे मदद मांगा तब आप लोगों ने तो मदद नहीं किया। हाँ पहली बार है, नुकसान हो गया है, लेकिन मैं नुकसान की भरपाई कर लूँगा, आप लोग जाओ, जब तक मैं नुकसान की भरपाई नहीं कर लूँगा तब तक मैं घर पर नहीं आऊँगा। आप भाई समझाते रहे कि भाई चल छोटे चल छोटे, लेकिन अरुण टस से मस नहीं हुए, कहने लगे जब तक नुकसान के मैं पूरा नहीं कर लूँगा मैं लौटूंगा नहीं। आखिरकार दोनों भाई आ गए थे, पिता को बताए, उसके पत्नी को बताए। पत्नी बहुत बेचारी परेशान थी, लेकिन करे तो क्या करे। आखिरकार अब वो जो अरुण थे अपने कमरे में रहते थे, जब दिल आता था ठेके पे जाते थे, दारू पी लेते, अपने गम भुलाने का काम करते थे। उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब वो शक्ति आएगी तब हमारा सब कुछ चलने लगेगा, लेकिन शक्ति कब आएगी इस चीज़ को उनको मालूम ही नहीं था। बाबा के पास जाते थे, बाबा को अब जाके बैठ जाते थे। बाबा कहते थे कि भाई अपने घर पर जाओ, तुम मेरे पास में बार बार मत आओ। लेकिन वो जिद पर अड़े रहते थे कि बाबा जी देखो 2-3 महीना हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हमारा हुआ है, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। जो भी आपने तंत्र मंत्र दिया मैंने उसका साधना किया, सिद्धि प्राप्त किया, लेकिन सिद्धि का फल अभी तक मुझे मिला नहीं, कुछ तो कीजिए। बाबा जी भी उखड़ चुके थे, नाराज हो चुके थे अरुण से, बहुत समझा समझा के थक चुके थे। लेकिन अरुण समझने वाले में से नहीं थे, जिद्दी किस्म के इंसान थे। तब बाबा जी कहने लगे ठीक है जा, रात को पहुंच जाएगी, गुस्से में। इसके बाद अरुण तो खुश हो गए थे, घर पर आए, उसके आदर सत्कार के लिए फल फूल मिठाई
दारू वारू तो अब पीना शुरू कर ही दिए थे। पूरी तैयारी करके बैठ जाते हैं। अपने पलंग जो भी बिस्तर था साफ सुफ करके, मतलब घर को चमका करके उन्होंने स्वागत करने के लिए बैठ गए थे। इंतजार करने लगे। रात का 11 बजता है, 12 बजता है। अब उनको लगने लगा कि अब भाई अब तक तो आ जाना चाहिए था, जिसको भी आना था अब तक तो आ जाना चाहिए। दारू का बोतल खोल लेते हैं, पीने लगते हैं, सुरूर हो जाता है। तब तक रात का 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया था। दरवाजे पर उनका दस्तक होता है। ठक 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 ठक। नशे में तो हो चुके थे, लेकिन इतने नशे में नहीं थे, क्योंकि अब तो आदी हो गए थे दारू पीने का। अब जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होता है वो दौड़ जाते हैं। भाई आ गई है, आ गई है, लग रहा है। जाके दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर झांक के देखते हैं भाई कौन था। वहाँ बाहर में कोई दिखाई नहीं देता है। घर से बाहर निकल आते हैं, गली में झांकते हैं, इधर उधर कोई भी नज़र नहीं आता है। उनको लगने लगा कि मेरे कान बजा था, दारू पी लिया था ना, इसी वजह से हुआ। निराश हो जाते हैं। दरवाज़ा बंद करके आप फिर अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर जब बैठे रहते हैं आप फिर दरवाजे पर दस्तक होता है। दौड़ के जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर निराशा होकर के दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं वहाँ पर एक खूबसूरत औरत खड़ी दिखाई देती है। इतनी खूबसूरत कि बस देखते ही रह जाते हैं। उनकी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जो उस टाइम उनके कमरे के अंदर में थी, उनके पीठ के पीछे खड़ी थी। देख करके एकदम सारा नशा उतर जाता है। अब बस बड़े बड़े आंखों से घूरने लगते हैं, ये क्या चीज़ है भाई, ये कौन है। तब वो लड़की यानी औरत कहती है, तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे। आप तो जैसे नशा फट चुका था। हाथ जोड़ते हैं, जी जी मैं तो आपके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। बाबा जी ने भेजा आपको ना, बाबा जी ने भेजा है। तब वो औरत मुस्कुरा के कहती है, हाँ मुझे बाबा जी ने भेजा है, तुमने मुझे बुलाया ना, तुमने सिद्धि प्राप्त की ना। तब कहते हैं, हाँ हमने तो बहुत ज़्यादा इसमें रुचि रखा, मैं शमशान में जा कर के सिद्धि को किया, लेकिन आप बहुत देर में आ रही हो, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। औरत मुस्कुराते हुए अब अरुण का हाथ पकड़ती है, उनके बिस्तर पर ले जाती है। कहती है, लाओ मुझे भूख लगी है, मेरे लिए क्या तुमने रखा है। मिठाई रखे थे, फल रखे थे, फल तो छूती नहीं, लेकिन मिठाई भरपेट खाती है, देसी घी का मिठाई, और वो स्वाद ले लेके खाती है। अब इसके बाद कहती है, चलो मिठाई तो हमने खा लिया, लेकिन और क्या स्वागत है, आप क्या करोगे। आप हाथ जोड़ लेते हैं कि आप मुझे बताइए मुझे करना क्या होगा। तब कहती है, मेरा पति बन जाओ, मेरा पति बन जाओ, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ पिलाओ भी, जो तुमने पी रखा है। अब तो जैसे अरुण जी को शौक लग गया था। उसकी बात सुन करके अब वो एकदम अंदर ही अंदर डर गए थे कि अरे भाई ये कौन सी बला है, ये तो कह रही है कि पत्नी मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन अब सोचते सोचते दारू के बोतल पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये लीजिए, आप इसको धारण कीजिए, लीजिए पीजिए आप। वो औरत दारू पी लेती है, पूरा बोतल ख़त्म कर लेती है। तब अरुण को मौका नहीं देती है, अरुण को बिस्तर पर पटक देती है। अब फिर वहाँ का रोशनी बंद हो जाता है। अरुण अब एक अलग दुनिया में थे। इसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो थमता ही नहीं है। हर रात उनके साथ में ऐसा होता है। इसके बाद उनके पास पैसे की जैसे बरसात होने लगी हो। पैसे की कमी नहीं होता था, कैसे क्या होता था ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। इधर जो उनकी पत्नी थी ना, वो बहुत ही परेशान थी। अपने जेठ से, अपने ससुर से, अपने सास से अब बोलती थी कि देखिए वो कहाँ रह गए हैं। आखिरकार पत्नी थी भाई, चिंता तो लगी रहती है। लेकिन वो लोग बता देते हैं कि भाई वो नुकसान उठा लिया है, और वो कहता है कि जब तक नुकसान को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। अब उसको समझाना टेढ़ी खीर है। पत्नी नाराज हो जाती है। इसके बाद अपने मैके चली जाती है। मैके जाने के बाद मेरा बुलावा आता है, वहाँ से मुझे संदेश आता है। तब मेरे को खटका लग गया था कि ज़रूर यही बात होगी, अरुण के लेकर के बात होगी, क्योंकि शादी ब्याह का संबंध
मैंने ही कराया था। आखिरकार मुझे अपने ससुराल जाना पड़ता है। अपनी ससुर की बात को मुझे अब टाल तो नहीं सकता था। गया वहाँ पर मेरा शक सही निकलता है। वही लड़की थी जो मेरे सामने आकर के रो रही थी। मुझे कह रही थी, भैया अब देखो आपने सब कुछ कराया है, मेरा शादी ब्याह आपकी ही बात पर हुई थी। मैं कहने लगा कि देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर हुआ क्या है, तब तक मैं कुछ भी नहीं जानता था। इतना जरूर जानता था कि अरुण अपने ससुर से पैसा लेकर के पास के शहर में गया है कारोबार करने के लिए। अब अंदर अंदर क्या चल रहा था वो सब मुझे जानकारी तो उसी के दुल्हन के द्वारा मिला था। सब कुछ वो बता दिया था कि भैया वो तो नुकसान उठा गए हैं, और हमारे जेठ गए थे, उनके और भाई गए थे, वो मना कर दिए जब तक हम नुकसान को पूरा नहीं कर लेते, भरपाई नहीं कर लेते, तब तक हम लौटेंगे नहीं। आप जाइए उनके पास में। वो निहोरा करने लगी और बार बार प्रार्थना करने लगी। मेरे भी ससुर कहने लगे कि बेटा संजय जाकर ये एक बार अब तुम जाकर देखो आखिर चल क्या रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है। अगर उसको पैसे कौड़ी की ज़रूरत है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अब बीती बात को भुला दो, अब जो हो गया, अब नए सिरे से अपना कारोबार शुरू करो। जो अरुण के जो ससुर थे पैसे वाले लोग थे और अपना दामाद का मदद भी करना चाहते थे। आखिरकार मुझे भी लगने लगा कि भाई चल के पता करना चाहिए। वैसे भी मेरा पड़ोसी था और दूसरा बचपन का दोस्त था, तो इतना तो मैं भी कर सकता था। अब मेरे पास में भी कुछ ज़्यादा काम नहीं था। अब जो कुछ था खेतीबाड़ी का काम ख़त्म हो चुका था। अब तो मुझे अब बेला ही समझ लीजिए। आखिरकार मैं एड्रेस लेता हूँ और उसके ठिकाने पर शहर में पहुँचता हूँ। वहाँ जब जाता हूँ ना तो घर तो मिल जाता है, लेकिन घर पर मोटा सा ताला लटका हुआ था। आस पड़ोस में पूछता हूँ और तब पता लगता है कि हाँ ये लोग रात में ज़रूर रहते हैं लड़का, लेकिन दिन के टाइम में मैं अब उनको देखा नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी तरह तरह के जो भी जानते थे बात कर देते हैं। आखिरकार मैं इंतज़ार करने लगा कि चलो भाई अब तो शाम हो गई है, अब इंतज़ार ही कर लेते हैं, जब रात को ही लौटेगा शायद कोई अपना नया कारोबार कर रहा हो। 10 बजे रात को अब वो हमारा दोस्त अरुण लौटता है, पूरी तरह से नशे में चूर, हाथ में बैग लिए हुए। बैग में भी शायद दारू की बोतल और ना जाने क्या क्या चीज़ था। मैं दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। जैसे ही वो आता है मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ, अरुण अरुण। तब मेरी तरफ देखता है। जैसे ही देखता है खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए चमक आ जाती है, अब फिर डर जाता है। कहता है, संजय भाई आप यहाँ पर कैसे, आप ऐसे यहाँ पर कैसे, आपने मेरे घर कैसे देखा हुआ है। मैं कहता हूँ भाई सारा बात यहीं पूछ लेगा कि घर के अंदर भी लेके चलेगा। तब उसको लगा कि हाँ बात तो मैंने सही किया है। घर का ताला खोलता है। जैसे घर के अंदर दाखिल होता हूँ ना, एक बदबू सी मेरे दिमाग में भर जाती है। एकदम ऐसी बदबू थी जो मैं उस टाइम बड़ा बुरा मुझे महसूस हुआ था। अब मुझे लगा कि शायद दरवाज़ा बंद था, अंदर में हवा गुम हो चुकी होगी, ऐसी बदबू होगा। जब अंदर जाता हूँ तो बदबू छट गई थी। मैं जहाँ पर वो आराम करता था, जहाँ पर उसकी बिस्तर लगा हुआ था, मैं देखता हूँ दारू की बोतलें, फूल, तरह तरह का जूठे बर्तन। मैं कहता हूँ भाई तुम तो बड़ा साफ सुथरा इंसान थे, अपने आप को सफाई में रखने वाले बंदे थे, और तुम नशे में भी चूर हो और तुम्हारे घर में इतनी गंदगी, आखिर तुम ये सहते कैसे हो, ऐसा क्यों करते हो। आप वो एक तरह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उसको बिठाता हूँ, बैठो, और मैं भी बैठ जाता हूँ। तब मैं उससे पूछने लगता हूँ कि अरुण बात क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, कैसे तुम बदल चुके हो, तुम अपनी पत्नी को कैसे भूल गए। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि देखो तुम्हारे ससुराल वाले ने मुझे बुलाया था। आखिरकार मेरी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी थी। मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था। अब मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता हुआ था, तो इतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। आज तुम नशे में इतना धूत क्यों रह रहे हो। ये तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, गंदगी, कूड़े का ढेर, जिधर देखो बोतल, खाली बोतल लुढ़क रही है, गंदगी ढेर, सब कुछ जूठे बर्तन, ये सब क्या है। तब वो रोने लगा था।
रोने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गया था। मैं उसकी आंखों का आंसू देख करके मैं भी थोड़ा वो हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई रोने से बात नहीं बनेगा, आंसू को पोंछो और मुझे सच से बताओ क्या चल रहा तुम्हारे जीवन में। देखो तुम्हारी पत्नी कितनी तुम्हारे लिए परेशान है, मुझे भेजा है, अब तुम क्या कर रहे हो मुझे खोल करके बताओ। फिर वो रोने लगा। फिर कहने लगा कि आप भैया संजय भाई आप लौट जाओ, आप चले जाओ, आप आपको बस मिल जाएगी। वो अपने तकिए जब उठाता है आप मुझे नोटों का 2 बंडल पकड़ा देता है। कहता है ये हमारे ससुर को दे देना, कह देना कि जो मैंने उनसे लिया था पैसा उधार वो चुकता हो गया, आप दे देना, आप चले जाओ यहाँ से, आपको यहाँ रात में रहना ठीक नहीं है। मैं अब संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। पैसा तो मैंने लेकर के रख लिया था। अब मैं थोड़ा खुद ही भयभीत हो गया था जब वो मुझे बोलता है कि आपको यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा रात के टाइम में, आप चले जाओ, आपको बस मिल जाएगी गांव की। मैं कहता हूँ देख भाई अरुण, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, पैसा मैंने रख दिया, आज तुम्हारे ससुर को मैं पहुँचा दूँगा, ये तो मैं काम पक्का कर दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तुम भी चलो, मेरे साथ तुम भी चलो, मैं इसलिए आया हूँ, अब मेरे साथ ससुराल ही चलो, तुम्हारी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, अब तुम कैसे अपनी पत्नी को भूल गए। फिर वो रोना शुरू कर देता है, कहता है संजय भाई मेरी मजबूरी का समझो, इस टाइम आप चले जाओ, आप चले जाओ, आपका रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं रुक जाऊँगा तब क्या हो जाएगा। फिर वो रोना शुरू कर देता है। मैं तो तंग आ चुका था उससे, हर बात पर रोना, आंसू बहाना। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा। तब मैं कहता हूँ कि देख भाई अरुण, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा, आज सुबह मैं तुझे भी साथ में लेकर चलूँगा, तुझे मेरे साथ ससुराल चलना पड़ेगा, पत्नी के सामने तुझे हाजिर जरूर करूँगा, ये मेरा फ़र्ज है। ये मैं काम को बिना अंजाम दिए हुए बिल्कुल नहीं हिलने वाला है, चाहे तू मुझे जो कुछ कर ले, मैं इस घर से भागने वाला नहीं हूँ। वो तो डर चुका था। मेरे हाथ पैर पड़ने लगा। संजय भाई मेरी मजबूरी समझो, संजय भाई मेरी बात को मानो, यहाँ पर रहना रात के लिए आपका ठीक नहीं है, आप यहाँ पर मत रुको। संजय भाई मैं आपका पैर पड़ता हूँ, आप जो मुझसे कहो मैं करने के तैयार हूँ, लेकिन इस टाइम आप चले जाओ, आप सुबह में आना, मैं सुबह में आपसे बात करूँगा, लेकिन इस टाइम मेरे घर से निकल जाओ, वो आने वाली है, वो आने वाली है। मेरे कान खड़े हो चुके थे। मैं कहता हूँ कौन कौन आने वाली है, कोई दूसरी शादी कर रखा है, मैं गुस्से से बोला। तब फिर वो रोना, मुझे तो गुस्सा आ गया था, मैं डांटने लगा उसको, ये क्या औरतों की तरह घड़ी घड़ी रोना शुरू कर देता है, तूने कोई दूसरा अफेयर कर लिया है, शादी कर लिया है, मुझे खुल कर बता, मैं इस घर से तो बिल्कुल हिलने वाला नहीं हूँ। आखिरकार मेरे पैरों के पकड़ लेता है, कहता है संजय भाई आप चले जाओ, नहीं तो आपको नहीं छोड़ेगी, वो मुझे अब वो करने वाली है, मैं तो उस कगार तक पहुंच गया हूं, मैं अब अपने घर लौट नहीं पाऊंगा, मुझे जाने नहीं देगी, मैं एक ऐसे जाल में उलझ चुका हूं जिससे मैं निकलना तो चाहता हूं, लेकिन निकलने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है। मैं उसकी बात सुन करके दहल गया था। मैं शांत हो गया, दिल की धड़कन मेरी बढ़ गई थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसके जीवन में चल क्या रहा है, कौन आने वाली है। मैं सब कुछ जानने के लिए बेचैन उठा था और वो मुझे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप चले जाओ संजय भाई, आप चले जाओ। लेकिन मैं भी जिद्दी इंसान था, गांव का रहने वाला। मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा महत्व देता नहीं था, पढ़ा लिखा था, मैं अरुण से ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो लगा कि ज़रूर किसी लड़की के साथ में इसका अफेयर चल रहा है, पैसे वाली पार्टी होगी, या फिर ये कोई शादी कर लिया है। मुझे तो इसी बात का संदेह था। लेकिन बीच में रुक रुक करके मेरा जो दिल दिमाग मुझे खतरे का संकेत दे रहा था। दिल की धड़कन बढ़ जाती थी जब वो रोता था, जब वो ऐसी बात करता था तो मेरा दिल दिमाग सक्रिय हो जाते थे। वो मुझे खतरे का संदेश देते थे कि आप संजय यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर सचमुच में आपको खतरा है। लेकिन मैं उस संकेत को
बिल्कुल समझ ही नहीं पाता था। आखिरकार रात ज़्यादा हो चुकी थी, मैं जाने को तैयार नहीं था और वो मुझे घर में रोकने के लिए तैयार नहीं था। अभी हमारे बीच में ऐसी बातचीत चल रही थी और तभी दरवाजे पर खटखट खटखट होने लगा था। जैसे ही खटखट होने लगा, मैं देखता हूँ अरुण का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था, पीला पड़ गया था, जैसे उसको बुखार चढ़ गया हो, कांपने लगा था। कहने लगा, संजय भाई मैं इसीलिए डर रहा था, देखो वो आ गई। संजय भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब तो मैं भी डर गया था उस टाइम में कि मामला क्या है भाई। अभी तक मैं भूत प्रेत के बारे में सोचा नहीं था। मुझे लगा कि कुछ अलग बात होगी, कुछ अलग चीज़ है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। मैं कहता हूँ तुम डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ में, तू यहाँ बैठ, दरवाजा जाके मैं खोलता हूँ। और तब मेरा पैर पकड़ लेता है, भाई साहब गलती मत करना, ऐसा गलती मत करो, आप दूसरे कमरे में चले जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, मैं संभालने की कोशिश करूँगा। वो मुझे दूसरे कमरे में ज़बरदस्ती अंदर करके और बाहर से दरवाज़ा सिटकनी लगा देता है। मैं अंदर तो बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं करूं क्या, आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझे जानना भी जरूरी था। ये कौन आई थी। अब इसके बाद मुझे तो बाहर में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया, बस एक खिड़की थी, खिड़की में इतना जगह ही नहीं था कि मैं बाहर देख सकूं। आखिरकार कब क्या होता है मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन बगल के कमरे में शोरगुल होने लगता है। एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ, वो जो मेरा यार था, मेरा दोस्त था अरुण, अब उसके सामने घिघिया रहा था, कह रहा था माफ़ कर दो, मेरा बचपन का दोस्त है, कल सुबह चला जाएगा, माफ़ कर दो। जैसे वो घिघिया रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था। मैं तो अंदर से हिल चुका था। ये औरत दादागिरी कर रही है मेरे दोस्त के साथ में। मैं अंदर से मेरा खून उबाल मारने लगा था। ऐसी कौन सी औरत है, कौन सी लड़की है जो मेरे दोस्त के साथ में ऐसा कर रही है। इसकी पत्नी मेरे ससुराल में इंतजार कर रही है, रो रही है, बिलक रही है, आइए दादागिरी दिखा रही है। अंदर में मेरा खून उबलने लगा था। मैं सोच लिया कि मुझे क्या करना है। दरवाज़ा इतना मजबूत तो था नहीं, 2-4 बार मैं धक्का लगाता हूँ, आखिरकार सिटकनी उखड़ जाती है। हमें कमरे से बाहर, जब मैं उसके कमरे के पास पहुँचता हूँ, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। अंदर का जो दृश्य देखता हूँ ना, तो दहलाने के लिए, मेरे दिल को दहलाने के लिए काफ़ी था। मैं देखता हूँ एक सुंदर सी लड़की थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही थी, हसीन तो लग रही थी। अगर वो आंखें सामान्य होती ना तो बहुत ही सुंदर लगती, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों वाली थी। उसकी आंखों में जैसे अंगार निकल रहे थे। वो मेरे दोस्त पर बहुत गुस्सा थी, शायद उसके साथ में कुछ गलत कर भी रही थी। और दोस्त तो घिघिया रहा था, माफ़ कर दो जी, माफ़ कर दो, ये मेरा दोस्त बचपन का है, चला जाएगा चला जाएगा। और तब तक मैं तो तैस में आ चुका था, मैं गुस्से में आ चुका था। ये औरत कौन है भाई, ये अपना अरुण पे इतना अधिकार क्यों दिखा रही है। अभी तक मैं उसको देख के समझ नहीं पाया था कि ये कोई प्रेतात्मा है या फिर कोई दूसरी शक्ति है। मैं इन पर यकीन तो करता नहीं था। अंदर से खून उबाल मार रहा था और मैं खिड़की से देखते हुए, वो लोग मुझे देख नहीं पाए थे, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह से देख रहा था। और तब मैं चिल्ला पड़ा, अरुण दरवाज़ा खोल, ये कौन औरत है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। और उसी पल जो कमरे में रोशनी थी बंद हो जाती है। मेरे दोस्त के घुटी घुटी चीख सुनाई देती है, जैसे लग रहा है कि उसके साथ में बहुत गलत हो रहा। वो बिलख रहा था, जैसे रो रहा था, ना जाने ऐसी ऐसी आवाज़ें मुझे सुनाई देती है। और आखिरकार मैं बहुत गुस्से में दरवाज़ा को लात मारता हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर अंधेरा था, मैं बिजली के स्विच टटोलता हूँ, लेकिन स्विच मुझे नज़र नहीं आती है। और तभी मुझ पर हमला होता है, जैसे कोई काला कंबल मेरे ऊपर उड़ा दिया हो। अब तो मुझे आसपास में क्या था, उस घर में तो पहले ही अंधेरा था और इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी एक दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पर हवा ना, प्यार ना, कोई चीखने चिल्लाने कोई साउंड
मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि मैं अलग दुनिया में आ चुका हूँ। और इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब मुझे होश आता है ना, तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी यार के, अपने अरुण के बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरुण मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं होश में आकर के अपनी आंखें खोलता हूँ, तब कहता है, मैं भाई साहब, मैं बता रहा था ना, आप उससे क्यों उलझे थे? मैं आपको कमरे में बंद कर दिया था ना, कमरे से क्यों बाहर निकले? मैं उठ के बैठ जाता हूँ। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लगे कि मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ था, भूत प्रेत का काम था। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने दोस्त पर। ये औरत कौन थी? और मैं ऐसे ही पूछ पड़ता हूँ, ये औरत कौन थी? अरुण, ये औरत कौन थी जिसने मेरे साथ में ऐसा किया? मुझे क्या किया था मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं बेहोश कैसे हो गया था? तब जो अरुण थे मुझे बताने लगे अपनी कहानी। बताने लगे कि देखो संजय भाई, मैंने क्या क्या गलती कर लिया। पूरी कहानी बताने लगते हैं। कहते हैं जब मैंने सारा पैसा बर्बाद कर लिया, तब मुझे लगने लगा कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। मेरे भाई भी आए थे मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं गया नहीं। मैं गलत काम में लग गया, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया। पूरी वो पिछली कहानी जो मैं आपको बताया था ना, सब कुछ ऐसा ही। इसके बाद वो जो शक्ति उनके पास में आई थी, कोई भूतनी थी, प्रेतनी थी, या ना जाने क्या थी, वो अरुण के साथ में अब हर रात उसके कमरे में रहती थी, अरुण के साथ सोती थी। अरुण उनके लिए खाना पीने का सब कुछ व्यवस्था करता था। अब बदले में पैसे भी वो कभी कभी देती थी। तभी तो 2 बंडल मुझे अरुण ने दिए थे, करारे करारे नोट। सारा कहानी सुनकर के मैं हिल चुका था। मैं कहने लगा कि देरी मत कर, चल गांव चल, ससुराल चल। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे साथ में लेकर चलूंगा। लेकिन अरुण जो था ना, कहने लगा वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। मैं कहता हूँ तू जिंदा रहेगा, तू अपनी पत्नी के साथ रहेगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार मैं अपनी जीत पूरी करता हूँ। अब मैं उसको लेकर के बस में बैठ जाता हूँ, सीधा ससुराल पहुँचता हूँ। उसके ससुर के सामने सब कुछ कहानी बता देता हूँ। अब अपने दामाद को संभालो, और क्या करना है मुझे नहीं पता। मैं वहाँ पर 3 दिन तक रुका था। इतनी लंबा ससुराल में कभी रुकता नहीं था। आखिरकार ससुराल वाले पैसे वाले लोग थे, और तांत्रिक मांत्रिक को उन्होंने बुला लिया था। तंत्र मंत्र का सब काम चलने लगा था। अब बड़ी मुश्किलों से उसको आज़ादी मिली थी। बड़ी मुश्किल से कहूँ ना, तब जाकर के उस शक्ति से आज़ाद हुआ था। और उन तांत्रिकों को कहना था कि तुम सही कह रहे थे, और उनको कह रहा था तांत्रिक, तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी जान ले लेती, वो ऐसे ही करने वाली थी, लेकिन तुम सही टाइम पर उस जगह से निकल गए। तब जाकर के अरुण की ज़िंदगी बची थी। इसके बाद अरुण जो ससुर थे ना, अपने आसपास में ही अरुण को एक कारोबार करवा देते हैं, और वहीं पर वो लोग आज भी रहते हैं, खुशी परिवार। अब तो अरुण का बाल बच्चे भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप देर मत कीजिए, इंस्टाग्राम पर आइए मेरे अकाउंट पर, और वहां पर अपना शेयर कर दीजिए। और नहीं तो मेरी मेल आईडी पर। और सबसे आसान तरीका तो व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप पर भी अपनी कहानी को मुझे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। लेकिन जाते जाते, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।